हाँ, जरा सोचिए, अगर घर की सुरक्षा करनी हो तो कोई भी मुख्य दरवाजे पर मजबूत ताला ही लगाएगा ना। लेकिन क्या हो अगर ताला लगाने के बजाय कोई कुछ खूंखार मगरमच्छ और जहरीले सांप खुले छोड़ दे? हम्म ये तो किसी बहुत ही अजीब सी फिल्म का प्लॉट लग रहा है। है ना। लेकिन सुंदरबन की सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए ना बीएसएफ का ठीक ऐसा ही एक आधिकारिक प्रस्ताव आया है। अरे बाप रे। हाँ, तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम यही समझेंगे कि सुरक्षा के नाम पर मतलब हम प्रकृति से कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस विस्तृत विश्लेषण को हमने एक मास्टर क्लास की तरह डिजाइन किया है, विशेष रूप से उन सुनने वालों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, या फिर जो लोग खबरों की सतह से नीचे जाकर दुनिया के काम करने के तरीके को समझना चाहते हैं। और आज हमारे पास ना ताज़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों, शोध पत्रों और वैज्ञानिक रिपोर्ट्स का एक बेहद दिलचस्प ढेर है। और देखिए, इस पूरी चर्चा के पीछे हमारा एक ही लक्ष्य है, इन जटिल जानकारियों के ढेर से सबसे सटीक और काम के तथ्य बाहर निकालना, क्योंकि आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचना मतलब बहुत मुश्किल है। सही बात है। इसलिए हम सिर्फ यही गिनाएंगे कि दुनिया में क्या क्या हुआ, बल्कि हम हर घटना के पीछे के क्यों और कैसे का विश्लेषण करेंगे। किसी भी विषय की असली समझ तभी विकसित होती है जब हम उसके काम करने के तरीके यानी उसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे वैश्विक कूटनीति के अखाड़े में उतारते हैं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी होता है ना उसका सीधा असर हमारी ऊर्जा सुरक्षा और हमारी जेब पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। हमारे स्रोतों में सबसे चौंकाने वाली खबर ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम हो गया है। और ये सिर्फ कोई सामान्य कूटनीतिक चर्चा नहीं थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ईरान की संसद के स्पीकर के बीच सीधी बातचीत हुई है। जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन मेरे लिए यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन दोनों कट्टर विरोधियों के बीच जो मध्यस्थता हुई है वो पाकिस्तान में हुई है। मतलब ये थोड़ा अटपटा नहीं है? ये अटपटा जरूर लगता है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में भूगोल बहुत मायने रखता है। अमेरिका और ईरान के बीच इतने ऊंचे स्तर की सीधी बातचीत दशकों में नहीं हुई है। पाकिस्तान में इस बैठक के होने का मुख्य कारण यह है कि मध्य पूर्व में तनाव के कारण हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गले की हड्डी बन गया था। अच्छा, क्योंकि दुनिया भर के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है ना? बिल्कुल सही। और ईरान ने स्पष्ट शर्त रखी थी कि इजराइल के हमलों में कमी आनी चाहिए। तो जब वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट बहुत गहरा गया, तब जाकर ये अभूतपूर्व बातचीत संभव हो पाई। इसका असर कितनी जल्दी दिखा, ये भारत के नजरिए से समझना बहुत दिलचस्प है। जी। जैसे ही इस युद्ध विराम का ऐलान हुआ ना, भारत का पोत जग विक्रम होर्मुज को पार करने वाला पहला भारतीय जहाज बन गया। ये एक बड़ी राहत थी। हाँ, लेकिन जहाज़ों की आवाजाही शुरू होने के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों ने जो उछाल मारा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्रेंट क्रूड $144 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसी के तुरंत बाद भारत सरकार ने निर्यात होने वाले डीजल पर 158% और एटीएफ पर 42% का विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। डीजल पर अब ये टैक्स ₹55 प्रति लीटर हो गया है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बुनियादी शंका है, क्या ये विंडफॉल टैक्स महज सरकार की कमाई का एक नया जरिया है? क्योंकि मतलब आम धारणा यही होती है कि जब भी टैक्स बढ़ता है तो सरकार अपना खजाना भर रही होती है। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और अर्थशास्त्र की गहरी समझ के बिना ये ऐसा ही लगता है। लेकिन इसे महज टैक्स की तरह देखने के बजाय वैश्विक बाजार के झटकों को सहने वाले एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह देखना चाहिए। शॉक एब्जॉर्बर वो कैसे? देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जैसे कि अभी $144, तो भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को अपना तेल देश के भीतर बेचने के बजाय बाहर निर्यात करने में भारी मुनाफा दिखता है। अच्छा, तो वो सब बाहर बेचना चाहेंगी? बिल्कुल। अगर सरकार ये अप्रत्याशित या विंडफॉल टैक्स नहीं लगाएगी तो सारी कंपनियां अपना तेल विदेशों में बेच देंगी, जिससे देश के अंदर डीजल और पेट्रोल की भारी किल्लत हो जाएगी। तो ये टैक्स दरअसल निर्यात को हतोत्साहित करके घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने का एक आर्थिक टूल है।
ये नजरिया पूरी तस्वीर ही बदल देता है। यानी ये टैक्स कमाई के लिए नहीं बल्कि देश को ईंधन के संकट से बचाने के लिए है। बिल्कुल। खैर, ऊर्जा सुरक्षा की इसी कूटनीति के बीच भारत ने अपने नागरिक परमाणु क्षेत्र में एक ऐसा सुधार किया है जो मतलब शायद दशकों पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, आप शांति एक्ट की बात कर रही हैं? जी, सरकार ने शांति यानी SANTI एक्ट लागू किया है। इस एक एक्ट ने 1962 और 2010 के उन पुराने परमाणु कानूनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है जो अब तक लागू थे। इस कदम को ना भारत के ऊर्जा इतिहास के सबसे बड़े सुधारों में गिना जाएगा, क्योंकि दशकों से भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र पूरी तरह से लॉक था, मतलब 100% सरकारी नियंत्रण। हाँ, बिल्कुल। शांति एक्ट का सबसे बड़ा काम यह है कि इसने इस क्षेत्र में निजी कंपनियों यानी प्राइवेट सेक्टर के निवेश और भागीदारी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जो कि बहुत जरूरी था। जी। हाल ही में भारत के विदेश सचिव और अमेरिकी ऊर्जा सचिव के बीच हुई जो बैठक हुई ना, उसकी नींव भी इसी एक्ट ने रखी है। प्राइवेट निवेश के बिना हम अपने परमाणु ऊर्जा के लक्ष्यों को कभी समय पर पूरा नहीं कर सकते थे। सही बात है। और परमाणु ऊर्जा के मोर्चे पर हमारी अपनी वैज्ञानिक क्षमता भी इतिहास रच रही है। तमिलनाडु के कलपक्कम में जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसे संक्षेप में PFBR कहते हैं, वो अब क्रिटिकल हो गया है। और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम रिएक्टर नहीं है। ये रिएक्टर काम करने के लिए जितना ईंधन खपाता है ना, उससे ज्यादा ईंधन अपने आप पैदा कर लेता है। इसे प्लूटोनियम ब्रीडिंग तकनीक कहते हैं। इसकी तकनीकी बारीकी को समझें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसमें यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है, जो न्यूट्रॉन को सोखकर प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। अच्छा। और यही प्लूटोनियम नया ईंधन बन जाता है। लेकिन देखिए, जहां इतना बड़ा तकनीकी फायदा है, वहीं खतरा भी उतना ही बड़ा है। खतरे से आपका मतलब? सामान्य रिएक्टरों में पानी का इस्तेमाल होता है कूलेंट के लिए, लेकिन PFBR में कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान का बुनियादी नियम है कि सोडियम जैसे ही हवा या नमी के संपर्क में आता है, वो अत्यधिक तेजी से रिएक्ट करता है। बिल्कुल, और भयानक आग पकड़ लेता है। मतलब अगर ये एक छोटा सा लीक भी हुआ तो पूरे प्लांट में भीषण आग लग सकती है। शायद यही वजह है कि ये तकनीक दुनिया के बाकी देशों में बहुत सफल नहीं रही। जी, इस खतरे की वजह से ही कई बड़े देशों ने हाथ खड़े कर दिए थे। फ्रांस ने 1970 के दशक में सुपरफिनिक्स नाम का ऐसा ही रिएक्टर बनाया था, लेकिन तकनीकी और सुरक्षा कारणों से वो बुरी तरह फेल हुआ। जर्मनी का SNR 300 प्रोजेक्ट तो भारी विरोध के कारण कभी शुरू ही नहीं हो पाया। इसलिए कलपक्कम का यह रिएक्टर भारत की इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा और साहसिक परीक्षण है। तो जोखिम भरे ऊर्जा विकल्पों से अगर हम सुरक्षित विकल्पों की ओर देखें तो सरकार सौर ऊर्जा को लेकर भी बहुत आक्रामक हो गई है। बिल्कुल। जैसे PM कुसुम और PM सूर्य घर योजना में एक नया यूटिलिटी जेड एग्रीगेशन मॉडल जोड़ा गया है। साथ ही महाराष्ट्र में 16 गीगावाट का MSKVY 2.0 प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसका मकसद कृषि सब्सिडी को कम करना है। लेकिन ये यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन असल में काम कैसे करता है? इसकी कार्यप्रणाली बहुत सुलझी हुई है। पहले क्या होता था कि सरकार गरीब किसानों या परिवारों को सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी तरफ से एक बड़ी रकम लगानी पड़ती थी, जो कि उनके लिए लगभग असंभव था। बिल्कुल। तो अब इस नए मॉडल में बिजली कंपनियों को ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे खुद जाकर उन छतों पर पैनल लगाएं। अच्छा। हाँ, उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान नहीं करना पड़ता, और जो बिजली बनती है उससे ग्रिड का बोझ भी कम होता है। ये एक साथ कृषि क्षेत्र की भारी बिजली सब्सिडी को खत्म करने और ग्रीन एनर्जी बढ़ाने का तरीका है। वाओ! और इसी ग्रीन कूटनीति का असर हमारे पड़ोस में भी दिख रहा है। भूटान वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप? जी, भूटान में 1200 मेगावाट का पुनातसंगछू वन पनबिजली प्रोजेक्ट 7 साल से भूवैज्ञानिक कारणों से अटका हुआ था। अब भारत की फंडिंग से ये फिर शुरू हो गया है। ये दिखाता है कि कैसे ऊर्जा साझा करना पड़ोसी देशों के रिश्तों को मजबूत करता है। फिर ऊर्जा की इस चर्चा से अब देश के आंतरिक प्रशासन की ओर मुड़ते हैं। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में आजकल मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। चुनाव आयोग और राज्य सरकार आमने सामने हैं।
देखिए, इस विवाद के प्रशासनिक पहलू को समझना बहुत आवश्यक है। जब मतदाता सूचियों का ये विशेष सघन पुनरीक्षण हुआ तो चुनाव आयोग को करीब 60 लाख ऐसे नाम मिले जिनमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज यानी तार्किक विसंगतियां थीं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मतलब? इसे ऐसे समझें कि मान लीजिए किसी एक छोटे से मकान के पते पर 500 मतदाता पंजीकृत हों। अरे, या किसी व्यक्ति की उम्र 120 साल दर्ज हो। ये तकनीकी खामियां हैं। यहाँ सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारी ये चर्चा किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, उसका पक्ष नहीं ले रही है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इस न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का तथ्यात्मक विश्लेषण करना है। और ये तटस्थता बहुत आवश्यक है। इस मामले में जब विवाद बढ़ा और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। ये मामले अंडर एजुडिकेशन थे, इसलिए कोर्ट ने 60 लाख विवादित मामलों की सुनवाई के लिए 700 न्यायिक अधिकारियों की एक फौज तैनात कर दी। 700? जी। ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हुए इन अधिकारियों ने पारदर्शी तरीके से जांच की और अंततः लगभग 27 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए। न्यायपालिका का इस स्तर पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूची के शुद्धिकरण में शामिल होना भारत के चुनावी इतिहास की एक अभूतपूर्व प्रशासनिक घटना है। ये तो वाकई ऐतिहासिक है। जी। प्रशासन से आप देश की सीमाओं की सुरक्षा पर आते हैं। जी। शुरुआत में मैंने जिस प्रस्ताव का जिक्र किया था, अब उसकी परतें खोलते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने सुंदरबन के पास बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए नदियों में मगरमच्छ और सांप छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। मुझे ये किसी भी कोण से तार्किक नहीं लगता। पारिस्थितिकी विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक बेहद अदूरदर्शी और खतरनाक विचार है। सुंदरबन का अपना एक बेहद संवेदनशील और जटिल इकोसिस्टम है। वहां प्राकृतिक रूप से खारे पानी के मगरमच्छ और जहरीले सांप पहले से मौजूद हैं। तो फिर और छोड़ने का क्या मतलब? वही तो, अगर कोई एजेंसी कृत्रिम रूप से किसी विशिष्ट क्षेत्र में इनकी आबादी बढ़ाती है तो इसका सीधा खामियाजा वहां के स्थानीय समुदायों को भुगतना पड़ेगा। घुसपैठियों तो बाद में आएंगे, पहले इंसानों और वन्य जीवों के बीच एक भीषण संघर्ष शुरू हो जाएगा जो उस पूरे इलाके के पारिस्थितिक संतुलन को तबाह कर देगा। बिल्कुल। सीमाओं के पार पड़ोसियों की बात करें तो कूटनीतिक मोर्चे पर हलचल काफी तेज है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने मॉरिशस और दिल्ली दोनों जगह ये मांग पुरजोर तरीके से उठाई है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण किया जाए। और दूसरी तरफ मॉरिशस और सेशेल्स ने मिलकर हिंद महासागर में 365 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र का साझा प्रबंधन शुरू कर दिया है। ये छोटा सा समुद्री क्षेत्र भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, हिंद महासागर वैश्विक व्यापार का एक चोक पॉइंट है। अच्छा। भारत की नौवहन सुरक्षा यानी मैरिटाइम सिक्योरिटी इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करती है कि वहां छोटे द्वीप राष्ट्र किस तरह काम करते हैं। जब मॉरिशस और सेशल्स जैसे देश अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र या EEZ का साझा प्रबंधन करते हैं तो उस क्षेत्र में अवैध शिकार, समुद्री डकैती और अन्य देशों की अवैध सैन्य गतिविधियों को रोकना आसान हो जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ये कड़ाई से पालन अप्रत्यक्ष रूप से भारत की ही समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करता है। बिल्कुल सही कहा। सुरक्षा और प्रशासन से आगे बढ़कर अब अर्थव्यवस्था और विज्ञान की उन छलांगों पर बात करते हैं जो भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। डिजिटल पेमेंट में UPI ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं और इसके आंकड़े किसी को भी चौंका सकते हैं। हाँ, वित्तीय वर्ष 2017 में जहां सिर्फ 17.8 मिलियन लेन देन हुए थे, वहीं 2026 में ये आंकड़ा बढ़कर 218 बिलियन लेन देन को पार कर गया है। इसका कुल मूल्य 285 लाख करोड़ रुपए है। 400 मिलियन से ज्यादा सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ UPI ने यह साबित कर दिया है कि एक बेहतरीन ओपन सोर्स तकनीक किस तरह एक पूरी अर्थव्यवस्था को कैश आधारित प्रणाली से निकालकर पारदर्शी डिजिटल ढांचे में ढाल सकती है। यह सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक व्यवहारिक क्रांति है। और ये क्रांति सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है, जमीनी अर्थव्यवस्था भी नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत का सी फूड निर्यात 68,000 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को छू गया है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, हम हमेशा से मछलियों का निर्यात करते रहे हैं, तो अचानक ये भारी उछाल कैसे आ गया? क्या हमने रातों रात कोई नई तकनीक विकसित कर ली है? तकनीक से ज्यादा ये रणनीति का बदलाव है।
रणनीति? जी, क्या रणनीति? पहले हमारा सी फूड निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप के पारंपरिक बाजारों में झींगा मछली तक सीमित था। लेकिन इस उछाल के पीछे मुख्य कारण है अंडमान निकोबार और हमारे समुद्री क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली टूना मछली के उत्पादन पर जोर देना। ओह, टूना मछली। जी, इसके लिए बाकायदा बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है और नए देशों के बाजार खोजे गए हैं। यानी हमने एक ही उत्पाद पर निर्भर रहने के बजाय विविधता पर फोकस किया। विविधता से याद आया, विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा आविष्कार हुआ है जो हमारी दवा कंपनियों की किस्मत बदल सकता है। नीचे पत्रिमा की एक रिपोर्ट आई है। हाँ, वो एल्युमिनियम कैटलिस्ट वाली रिपोर्ट। जी, एल्युमिनियम का इस्तेमाल अब पैलेडियम और प्लैटिनम जैसे बेहद महंगे ट्रांजिशन मेटल्स की जगह उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में किया जा सकेगा। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझें। कैटलिस्ट एक रासायनिक विवाह कराने वाले पंडित की तरह होता है। अच्छा। हाँ, वो दो रसायनों को आपस में मिलाता है, एक नया उत्पाद बनाता है, लेकिन खुद इस प्रक्रिया में खर्च नहीं होता। अब तक हमारी दवा कंपनियों और रासायनिक उद्योग इस काम के लिए वीआईपी पंडित बुलाते थे। वीआईपी पंडित जैसे कि पैलेडियम? बिल्कुल, जो मुख्य रूप से रूस या दक्षिण अफ्रीका से भारी कीमत पर आयात होता है। अब वैज्ञानिकों ने हमारे घर के साधारण एल्यूमिनियम के अणुओं में ऐसा बदलाव किया है कि वो भी बिल्कुल उसी पंडित की तरह काम कर सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस एल्युमिनियम कैटलिस्ट का टर्नओवर नंबर यानी TON 2290 मापा गया है। अगर मैं इसे सही समझ रही हूं तो इसका मतलब है कि एक उत्प्रेरक का अणु काम करना बंद करने से पहले 2290 बार नए रसायनों का निर्माण कर सकता है। ये भारत के उस दवा उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित होगा जो अब तक महंगे विदेशी आयात पर निर्भर था। बिल्कुल सटीक बात है। हालांकि ये खोज अभी प्रयोगशाला के स्तर पर है, लेकिन जब इसे औद्योगिक स्तर पर लागू किया जाएगा तो ये भारत की विनिर्माण लागत को बहुत नीचे ले आएगा। इंसान की बनाई इस दुनिया में ना तकनीक एक और मोर्चे पर हमसे आगे निकल रही है। एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने मिथॉस नाम का एक ऐसा AI मॉडल पेश किया है जो पुराने सॉफ्टवेयर के उन बग्स या कमियों को खोज सकता है जिन्हें इंसान दशकों तक नहीं पकड़ पाए। देखिए, ये साइबर सुरक्षा के लिए एक दोधारी तलवार है। इंसान जब ऑडिट करता है तो वो पहले से तय नियमों के आधार पर गलतियां ढूंढता है, लेकिन मिथोस जैसा AI पैटर्न रिकग्निशन पर काम करता है। वो कोड की उस गहराई में जाकर ऐसे रास्ते देख सकता है जो इंसानी दिमाग की कल्पना से परे हैं। सही बात है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब AI हमारी 10 को पुरानी गलतियां पकड़ने लगे तो क्या तकनीक सिर्फ हमारा औजार रह गई है या अब वो मानवता के काम का ऑडिट करने वाला एक सुपरवाइजर बन गई है? AI की इस सटीकता की हमें सबसे ज्यादा जरूरत स्वास्थ्य क्षेत्र में है, जहां एक गलत अनुमान जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। इसी दिशा में iPrism नाम का एक नया उपकरण आया है जो महज 75 मिनट में यूरिन इन्फेक्शन यानी UTI का पता लगा सकता है। सामान्य तौर पर जब किसी को UTI होता है तो यूरिन कल्चर की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। हाँ, बहुत लंबा इंतजार होता है। और तब तक डॉक्टर अंदाजे से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ाता है। ये नया उपकरण 81% विशिष्टता के साथ सिर्फ 75 मिनट में ये बता देता है कि शरीर में कौन सा बैक्टीरिया है और उस पर कौन सी एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा असर करेगी। वाओ! यानी मरीज को पहली ही खुराक में बिल्कुल सही दवा मिलेगी। जी। विज्ञान की ये उपलब्धियां बहुत शानदार हैं, लेकिन एक पहलू ऐसा है जो बेचैन करता है। क्या इस चमत्कारी दौर में इंसान अपनी ही जमीन और अपनी थाली को सुरक्षित रख पा रहा है? मैं बात कर रही हूँ पर्यावरण और हमारे खाने की। 46 देशों के 60 सालों के डेटा का विश्लेषण करने वाली एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि भूस्खलन यानी पहाड़ों के दरकने के लिए भारी बारिश से ज्यादा इंसान जिम्मेदार है। इस अध्ययन का निष्कर्ष हमारी आंखें खोलने वाला है। हम हमेशा भूस्खलन को एक प्राकृतिक आपदा मानकर प्रकृति को दोष देते हैं, लेकिन डेटा दिखाता है कि वनों की कटाई, पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाना और भूमि उपयोग में जो बेतरतीब बदलाव इंसान ने किए हैं वो इसके मुख्य कारण हैं। अच्छा। उदाहरण के तौर पर रवांडा जैसे देश में नेपाल से भी ज्यादा भूस्खलन से मौतें हुई हैं और उसका कारण वहां की भारी बारिश नहीं बल्कि वहां का तेजी से बदलता लैंड कवर है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य पर गौर करें तो सच्चाई यह है कि हमारे पहाड़ कमजोर नहीं हुए हैं बल्कि हमारे विकास की नींव कमजोर है।
पहाड़ कमजोर नहीं हुए हैं, विकास की नींव कमजोर है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। और ये खोखलापन सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, ये हमारी खाने की प्लेट तक पहुंच चुका है। जी बिल्कुल। हैदराबाद में HFAST यानी फूड अडल्ट्रेशन सर्वेलेंस टीम ने हाल ही में जो छापे मारे हैं, उनके नतीजे भयानक हैं। 15 टन मिलावटी खाना जब्त किया गया है। ये कोई गली मोहल्ले की मिलावट नहीं थी। वहां ताड़ के तेल यानी पाम ऑयल से बना नकली पनीर बड़े पैमाने पर बाजार में उतारा जा रहा था। और अदरक लहसुन के पेस्ट में सिंथेटिक रंग मिलाए जा रहे हैं, जो सीधे कैंसर का कारण बन सकते हैं। बिल्कुल। और जियागड़ा बूचड़खाने को स्वच्छता के इतने भयानक उल्लंघन के चलते सील करना पड़ा कि उसकी कल्पना भी मुश्किल है। ये औद्योगिक स्तर का खाद्य अपराध है, जो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए पूरी आबादी को धीमा जहर दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम एक तरफ AI और परमाणु रिएक्टर बना रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही पड़ोसियों को जहर खिला रहे हैं। ऐसे समय में जब हम अपनी जड़ों और संस्कृति की ओर मुड़ते हैं, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण याद आता है। आज महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले की 199वीं जयंती है। उनका जीवन हमें हमेशा याद दिलाता है कि शिक्षा और समानता के बिना कोई भी समाज अंदर से खोखला ही रहता है। और संस्कृति की बात चली है तो हमारे स्रोतों में एक और बहुत ही खूबसूरत जिक्र लांजिया सौरा पीवीटीजी जनजाति का है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन को समग्रता में कैसे जिया जाता है। उनके पारंपरिक अनुष्ठान, उनका संगीत और उनका नृत्य, ये सब उनके लिए सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि उनके वर्ल्ड व्यू यानी जीवन दर्शन का अटूट हिस्सा हैं। वे प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत है और उसके साथ एक गहरे सम्मान के रिश्ते में बंधे हैं। सच में आधुनिक समाज को इस जनजाति से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। खैर, इस विस्तृत विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हुए आज के इन तमाम स्रोतों और खबरों ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार छोड़ दिया है। वो क्या? सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विषय है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आज हमने देखा कि इंसान का दिमाग एक तरफ ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला मॉडल मिथोस बना रहा है जो दशकों पुरानी गलतियां सुधार सकता है। हम ऐसे रिएक्टर बना रहे हैं जो ईंधन जलाते नहीं बल्कि खुद ईंधन पैदा करते हैं। लेकिन वही इंसान चंद रुपयों के लालच में अपनी ही थाली के पनीर में औद्योगिक मिलावट कर रहा है और विकास के नाम पर अपने ही पहाड़ों की नींव खोदकर भूस्खलन को न्योता दे रहा है। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती नई और बेहतरीन तकनीक खोजना है या फिर खुद इंसान के इस अंतहीन लालच को नियंत्रित करने के लिए एक नैतिक तकनीक यानी मॉरल टेक्नोलॉजी विकसित करना है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। ज्ञान तभी अपनी सार्थकता सिद्ध करता है जब उसे समझा जाए और व्यापक संदर्भ में उसका विश्लेषण किया जाए। बिल्कुल। इस गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जिन विषयों पर आज हमने चर्चा की, हम आशा करते हैं कि सुनने वाले स्वयं भी इन विषयों की गहराई में जाएंगे और अपनी समझ को और विस्तृत करेंगे। सोचने और सवाल पूछने की इस प्रक्रिया को हमेशा जारी रखिए।